Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Students, we will continue with the examination series and further we will see about the other questions which are in the descriptive type section B of your question paper. हम लोग जो करते आ रहे हैं एग्जामिनेशन सीरीज उसको कंटिन्यू रखते हुए और कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। आज हल करने का तरीका समझेंगे जो आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 4-4 मार्क्स के होते हैं और उसमें वो डिस्क्रिप्शन आपको उसमें एक्सप्लेन करना होता है। कोई भी लाइंस कुछ लाइंस उठा के कुछ प्रोज का दिया होता है आपके रेनबो पार्ट 2 बुक से, या जो पोएट्री है पोएट्री सेक्शन से भी 4 पोएट्रीज़ किसी भी पोएट्री से निकाला लाइंस ले लिया गया होता है और वो आपको दिया गया होता है और आपको उसको पहचानना होता है कि किस पोएट्री से या आपके प्रोज के किस लेसन से ये लाइंस उठाए गए हैं और आपको उसको उस कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको मैंने जैसे पहले भी अपने आपके क्लासेस में कहा है कि जो प्रोज है उसको एक बार तो आप ज़रूर एग्ज़ाम के पहले एक रीडिंग लगा लें, ताकि जो भी आपने पढ़ा है हमारे पीएम ई विद्या के क्लासेस में भी पढ़ा है और अपने क्लासेस में भी पढ़ते होंगे तो वो एक बार रिवाइज़ हो जाए ताकि आप वो पहचान सकें कहाँ से लिया गया है और किस तरह से आंसर करना है। हम लोग आज उसको देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा कि हमें टू द पॉइंट जो लाइन है उसको पकड़ते हुए और जो थीम है या तो पोएट्री का या प्रोज का उसको लेके हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको ध्यान ये देना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों पोएट्री का ही आप आंसर दे दें या दोनों प्रोज का ही लाइंस चुन के दे दें, क्योंकि 4-4 मार्क्स का तो ऐसा नहीं है। आपको एक पोएट्री और एक प्रोज से सेलेक्ट करना ही होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन पेपर में, तो ये कुछ सवाल हैं जो मैंने उठाए हैं, निकाले हैं और आपके लिए यहाँ पे स्लाइड पे दिखा रही हूँ। जैसे होता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि प्रोज पीसेस से है कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट ऑन अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। ये मुझे लगता है आप भी पहचान गए होंगे किस लेसन से लिया हुआ है। अगला देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। थर्ड है, ऑल दिस टाइम दे देमसेल्व्स हैड स्ट्रगल्ड हार्ड एंड ऑलमोस्ट वेनली विद द अर्थ। Number 4 is the voices of a few women raised in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machines. तो ये आपके बुक का ही है, रेनबो पार्ट 2 जो है उस बुक से ही लिया हुआ। कुछ आपके प्रोज जो हैं उसमें से लाइंस लिए गए हैं और इसमें से आपको एक जिस पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, जिसके बारे में अच्छे से आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस से आप लिख सकते हैं, तो आपको उसको चूज़ करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी और हम लोग साथ में मिलके यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अटेम्प्ट करने के लिए एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं हम पहला वाला लेते हैं, आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर जो है। तो ये हम लोग कैसे इसको लिखेंगे और किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, थीम को पकड़े रहेंगे और आगे हम लोग कैसे उसको विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है और आप क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बस कुछ चंद लाइनों में लिख के निकल जाना है, आपको तो विस्तार से लिखना ही होगा। तो चलिए देखते हैं फिर हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया है, आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। तो ये किससे लिया गया है, आपके फर्स्ट लेसन जो है उससे है, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा रचित है, लिखा हुआ है उनका। तो हम लोग इसको फिर अब किस तरह से करेंगे हम लोग इसको एक्सप्लेन, चलिए देखते हैं। हम लोग शुरुआत
करेंगे जो लेसन है उसका नाम लेते हुए। तो हम लोग लिखेंगे इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। जो राइटर है उसका नाम हम लोग ज़रूर लिखेंगे, जो भी ऑथर है, उस जो प्रोज पीस है, जो स्टोरी है, जो भी है आपका, उस किसके द्वारा लिखा गया है उसको भी हम लोग उसमें ज़रूर लिखेंगे। और मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपको जो प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन जो है उसमें जो प्रोज का जो ऑथर्स हैं और पोएट्री के जो पोएट्स हैं, मतलब पोएम्स के जो पोएट्स हैं, उन सबको आप का नाम याद कर लीजिए, जिससे आपका 10 मार्क्स तो तय है। 5 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग आता है प्रोज में से और 5 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग आता है पोएट्री से। आप उन दोनों को अगर अटेम्प्ट कर देते हैं, सेक्शन बी में आता है तो आप 5 मार्क्स उसका और 5 मार्क्स इसमें दोनों में मिला के आपका 10 मार्क्स होता है। मैंने पहले भी बताया है। तो ये तो फिर अगर आप लाइंस को पहचान लेते हैं कि किस लेसन से लिया हुआ है, तो आपको तो जो राइटर है उनका नाम आपको याद तो रहेगा ही, क्योंकि आपने याद कर रखा है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको कि इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लेसन का नाम है, बाय महात्मा गांधी। अब वो महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है, ये पता हो गया। He says that Indian civilization is superior to Western civilization because it prioritizes morality, spirituality and high thinking and plain living. जो लाइन है उसमें समझ में आ रहा है, या लेसन जो आपने पढ़ा है उसमें भी हमने देखा है कि महात्मा गांधी किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं? अपना कल्चर को। हमारा कल्चर जो है वो एंशियंट है, लेकिन अभी तक वो चलता आ रहा है। उसके बाद कितने कल्चर्स आए और कितने कल्चर्स जो आए उनका नामो निशान मिट गया, हमने ये पढ़ा है लेसन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं, वो महत्व देते हैं किस चीज़ को? मोरालिटी को, नैतिकता को। और ये भी कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वेस्टर्न कल्चर से उसको वो हमारे कल्चर का कंपेयर करते हुए कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो सुपीरियर है और वो कॉन्क्रीट है, वो स्टेबल है, ये हमने देखा है। तो हमें ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होगा। जो लाइन है उसको तो पकड़ के रहना ही है, लेकिन और जो लेसन में जो थीम है, जो ऑब्जेक्टिव, जिस उद्देश्य से वो लिखा गया है, उसको भी हमें मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझ में लगे कि हाँ, स्टूडेंट जो है वो समझ गया है और समझ के लिख रहा है, ना कि रट्टा मार के। तो और एक चीज़ और हम लोग बहुत पहले से, आप छोटे से ही जानते होंगे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो है वो महात्मा गांधी बहुत पहले से ही उनके बारे में ये कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का लाइन का कैसे रहेगा? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को महात्मा गांधी से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो सुपीरियर बताते हुए कहते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग लाइन को देखते हैं कि इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, he says that Indian civilization is superior to Western civilization because it prioritizes morality, spirituality and high thinking and plain living over the West's materialism and industrialization. वेस्टर्न कंट्री का क्या है, वहाँ मटेरियलिज्म पे जोर दिया जाता है, ना कि हमारे जैसा मोरालिटी पे, स्पिरिचुअलिटी पे, ऐसा नहीं है। इट एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ट्रूथ सत्य। तो हमने ये भी पढ़ा है उस लेसन में कि गांधी जी के 2 हथियार थे, जो वेपन्स थे, टू वेपन्स, जिससे वो फ्रीडम फाइट में जिसे वो यूज़ किए थे। क्या क्या था? अहिंसा था और सत्य था। सत्य और अहिंसा के बल पे ही उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना उनकी भागीदारी थी, और जिससे हम जानते हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन में क्या है? हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा स्वराज जो है वो किस चीज़ में विश्वास रखता है? हमें अपना वांट्स जो है, वो अपना डिज़ायर जो है, अपनी इच्छा जो है, उसको अनंत नहीं करना है, उसको सीमित रखना है, रेस्ट्रिक्ट करना है अपने वांट्स को। हमारा हमारी इच्छाएं हैं उसको हमें किस तरह कंट्रोल करना है, इस पे एम्फेसाइज किया गया है, इस पे जोर दिया गया है। इस पे हम लोग और कुछ प्रकाश डालते हुए और थोड़ा सा और लिखेंगे। The essay also highlights that Indian civilization's strength lies in its enduring moral and spiritual foundations, which have allowed it to survive when other civilizations have fallen. जैसा हमने पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा है कि वो सेकंड पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि
जो कई सारे बहुत सारे सिविलाइजेशंस जो है, कई सभ्यताएं आई और एकदम गायब हो गई, वैनिश हो गई, पता भी नहीं चला उनका। लेकिन हमारा सिविलाइजेशन जो है वो शुरू से बरकरार है और हमें मतलब पहले से भी जो कई सभ्यताएं आई उसके पहले से वो है और आगे भी, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और इसका स्ट्रेंथ क्या है? मोरल और स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है वो आध्यात्मिक है, और जो भी नैतिकता हमारे जो सभ्यता में है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सभ्यता में हम किस बात पे जोर देते हैं? नैतिकता पे, सत्य पे, अहिंसा पे, ये सब जो अच्छी बातें हैं उस पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, ना कि मटेरियलिज्म में कि हम किस तरह से भौतिक सुख का आनंद लें, लग्जरियस लाइफ जिए, इस पे हम लोग जोर नहीं देते हैं। हमारी सभ्यता में इस पे जोर नहीं दिया था। हालांकि ये लिखा हुआ गांधी जी का लेख जो है वो लिखा हुआ है पहले का, लेकिन अब लोग जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर की ओर जाने के साथ साथ अपना जो है, हमारा जो कल्चर है उसे छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फर्मनेस वही है, कॉन्क्रीटनेस वही है, और उसको पकड़ के ही हम एक अपना हेल्दी लाइफ, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आज के जनरेशन, आप लोग भी इस बात को, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? हमारा जो योग है वो पूरे दुनिया में छा गया, तो हमारे कल्चर का ही ये निकला हुआ है। तो हम लोग इसको डिरेल नहीं होते हुए हम लोग लाइन को पकड़ते हुए आंसर करेंगे। द essay also highlights that Indian civilization's strength lies in its enduring moral and spiritual foundations which have allowed it to survive when other civilizations have fallen. कई civilizations आए और चले गए, लेकिन हमारा जो हमारे जो बल हैं, जो हमारा पावर है, मोरल और स्पिरिचुअल फाउंडेशंस है, इसी के सहारे हम खड़े रहे, बाकी सब सिविलाइजेशंस वो गिरते गए। Our civilization, culture and स्वराज डिपेंड ऑन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स। हम लोग किस चीज़ में विश्वास रखते हैं? अपने वांट्स को, अपने इच्छाओं को रेस्ट्रिक्ट करने में। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ठीक है हासिल करें, लें, लेकिन जिसके बिना काम चल सकता है, जिस चीज़ से के बिना हमें दिक्कत नहीं हो रही है, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही है रेस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स। तो सेल्फ डिनायल, खुद को मना करना कि आपको ये चीज़ आपके लिए अभी भी है, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, आगे आप लोग को बहुत कुछ करना है, आगे का लाइफ आपको अपना बनाना है। तो ये चीज़ आप अभी से ही अपने जीवन में अगर लागू कर लेंगे तो आपके लिए ये सफलता की ओर जाने की एक सीढ़ी होगी। कि क्या मुझे ये ज़रूरत है? एक सेकंड सोचिए, नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, चलो छोड़ो, बाद में देखते हैं। इस तरह से रादर देन मल्टीप्लाइंग देम, ना कि चलो मुझे तो अभी एक फ़ोन की अगर बहुत, आजकल तो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो माता पिता फ़ोन दे ही रहे हैं, तो एक सिंपल सा ही फ़ोन से काम चल जाने वाला है, तो नहीं, हम पेरेंट्स से ज़िद करें, नहीं मुझे बहुत अच्छे क्वालिटी का महंगा वाला फ़ोन चाहिए, क्या ज़रूरत है? तो ये मल्टीप्लाई करना अपने वांट्स नहीं है। अगर हम उस तरह देखें तो हमारा जो डिज़ायर है, हमारा जो वांट है, वो तो एंडलेस है, वो तो अनंत है। हम कुछ भी इच्छा करेंगे, कुछ मिल जाएगा, उसके बाद और हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, ऐसे होता है। तो इसमें हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हम लोग, आपका जो लाइन है वो रेस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स, अपने वांट्स को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं हम लोग, ना कि उसको मल्टीप्लाई करने में, उसको बढ़ाने में नहीं बिलीव करते हैं। According to Mahatma Gandhi, true civilization comes from voluntarily limiting desires to increase contentment, real happiness and capacity for service. ये लाइन को ही आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हुए देख रहे हैं कि अब जो हमारा सिविलाइजेशन है वो क्या है? खुद ब खुद स्वेच्छा से वॉलंटरीली लिमिट करना, उसको रोकना। किस तरह से हम लिमिटेड अपना डिज़ायर्स को बना रहे हैं, और जब डिज़ायर्स को हम लिमिटेड करते हैं, अपनी वांट्स को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो और हम उसी में हम अगर संतोष प्राप्त करते हैं, कंटेंटमेंट हमें मिलता है, तो यही हमारा रियल हैप्पीनेस है। और हमें इससे, अब जब हमें वांट्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमारा वांट्स सीमित है, हमको जो चाहिए मिल गया, तो फिर क्या होगा? हमारा जो सेवा करने का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, सर्व करने का जो क्षमता है, वो बढ़ेगा, वो इससे हमें खुशी प्राप्त होगी। तो ये लाइन का फिर हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं कि थीम क्या है इसका। बस कुछ लाइनों में, 2 लाइन में हम लोग इसको भी लिख देंगे, फिर आपका आंसर जो है वो 4 नंबर का कंप्लीट रहेगा। द प्रिंस, और मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है आपको समझने के लिए, आप उसको आराम से फिर एग्ज़ाम में
लिख सकते हैं इस तरह से। और ये जस्ट एन एग्जांपल है, आपको इसी लाइन पे एकदम रेस्ट्रिक्ट होना है या फिर इसी लाइन को स्टिक होके याद करके लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। अगर उस लेसन से और भी कोई लाइन आ गया तो आप उस लाइन को आधारित लिखिएगा अपना आंसर। भले ही थीम जो है वो आपका यहाँ स्क्रीन पे जो है वो रह सकता है, क्योंकि लेसन तो एक ही रहेगा, लेकिन थोड़ा अपना आंसर में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो थीम है क्या है, सेल्फ डिनायल, सेल्फ इंडल्जेंस। द प्रिंसिपल इज दैट restricting wants leads to a better civilization. Unlike self indulgence, which is seen as destructive, contentment and happiness, the deliberate and voluntary restriction of wants is what promotes contentment and real happiness. क्या कह रहे हैं कि अगर हम वांट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हम एक अच्छे सभ्यता को आगे ले जा रहे हैं। सभ्यता जो है वो एक पॉजिटिव पाथ पे चल रहा है। अनलाइक अगर नहीं ऐसा हो तो हम वांट्स के पीछे ही भागते रहें तो हमारे सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट क्या होगा, आगे का सोच ही नहीं सकेंगे। जो भी लोग हैं वहाँ जो रह रहे हैं वो सिर्फ अपना ही सेल्फ इंडल्जेंस में रहेंगे, अपने पीछे ही भागते रहेंगे, अपने इच्छाओं के पीछे ही भागते रहेंगे, तो वो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटर सिविलाइजेशन का ये प्रतीक नहीं है। बेटर सिविलाइजेशन, एक अच्छा सिविलाइजेशन तभी होगा जब पीपल वहाँ संयमित हो, पीपल वहाँ पे कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड हों। और अगर वो उसके उल्टा होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे रहेगा। सिविलाइजेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। रेस्पेक्टफुल सिविलाइजेशन फिर वो नहीं रहेगा। वहाँ कंटेंटमेंट नहीं रहेगा, संतोष नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगी, हैप्पीनेस भी नहीं रहेगा। तो द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स प्रोमोट्स कंटेंटमेंट एंड रियल हैप्पीनेस। अगर जानबूझ के हम अगर कंटेंटमेंट की ओर जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने वांट्स को, तो हम समाज में अपने सभ्यता को अच्छा, माने अपनी सभ्यता को बढ़िया अच्छे पाथ पे ले जाते हुए एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। और की थीम्स जो है वो भी है, मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि आपको समझ में आए कि इस तरह का पॉइंट्स आपको लेना है। आपको की थीम्स करके लिखना नहीं होगा, आप थीम्स मेंशन करिएगा ज़रूर कि हाँ यहाँ पे, क्योंकि एक लाइन देने का मतलब सिर्फ एक लाइन का मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझाना है। आपको समझाना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है, ये और इस थीम, इस पाठ में क्या है, इस लेसन में क्या है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो गांधी जी contends that Indian civilization's focus on moral and spiritual well-being makes it superior to the West. वेस्टर्न कल्चर से हमारा कल्चर जो है वो, सिविलाइजेशन जो है वो सुपीरियर कैसे होता है कि हमारा फोकस जो है वो मोरल और स्पिरिचुअल वेलबींग पे होता है इसलिए, विच ही सीज एज ऑब्सेस्ड विथ मटेरियलिज्म एंड फिजिकल कंफर्ट। और ना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जहाँ मटेरियलिज्म पे जोर दिया जाता है कि अब मान लीजिए कि आप ही को अगर कहा जाए कि एक लग्जरियस लाइफ, फिजिकल कंफर्ट वाला लाइफ चाहिए, अगर दिया जाए आपको तो क्या बुरा लगेगा? नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा। लेकिन हमें क्या, हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि अगर ज़रूरत है तब, ज़रूरत है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं ज़रूरत है तो जब देखा जाएगा, जब ज़रूरत है तब लेंगे उसे। पहले अपने काम पे फोकस करना है। तो मटेरियलिज्म में और जो भौतिक जो सुख है उसमें, फिज़िकल कंफर्ट्स में, इस पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। हमारी कल्चर में इस चीज़ पे जोर नहीं दिया जाता है, ऐसा गांधी जी का कहना है। और फिर मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का है कि ये ऐसे बार बार आपने देखा होगा कि हर बार लगभग कई सारे पैराग्राफ्स में बोला गया है, लिखा गया है कि मतलब गुड कंडक्ट, जो गुड कंडक्ट का मतलब वहाँ उसमें हमने देखा कि क्या है, मोरल वैल्यूज से था। तो द एसे स्ट्रेसेस द एंड्योरिंग पावर ऑफ इंडियंस वैल्यूज लाइक गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मीन्स मोरल वैल्यूज आपके लेसन में जैसा दिया गया है, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड द बिलीफ दैट ट्रू हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ मटेरियल वेल्थ। मानसिक जो खुशी है, मतलब एकदम रियल खुशी जो है वो आपका मानसिक स्थिति ही है। अगर आप मन से खुश हैं तो आप कहीं भी
कभी भी खुश रह सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल घिरे हुए हैं, बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी में हैं और तो भी अगर आपका मन शांत नहीं है, आपको अगर मन में संतुष्टि नहीं है, तो आप वहाँ भी दुखी ही पड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर मटेरियलिस्टिक या लग्जरियस लाइफ आपके पास है तो आप बहुत खुश हैं, आप और अगर नहीं है आपके पास साधारण सी ज़िंदगी है तो आप दुखी हैं, ऐसा नहीं होता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि एक ही तरह का कमाने वाला दो परिवार है अगर, तो वो दोनों में भी अंतर होता है। एक परिवार अगर कंटेंटेड है, संतोष पूर्वक जीवन जी रहा है, तो वो बिल्कुल खुश होता है, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना बेच रहा हो या फिर बहुत और भी कोई काम साधारण नहीं होता है, इसे नहीं कह सकते हैं। तो कोई भी काम करके वो खुश है। और कोई अगर देखे कि अच्छा कमा भी रहा है लेकिन उसके परिवार में सुख शांति नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ के लिए टेंशन बना हुआ है, तो वो खुश नहीं होता है। तो कंटेंटमेंट जो है वो सबसे बड़ा वेल्थ है। और हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग, ये तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप लोग। गांधी जी एडवोकेट्स फॉर दिस प्रिंसिपल, रिजेक्टिंग द अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेल्थ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर को अब के ज़माने में, अगर ये तो खैर बहुत पहले का भी लिखा हुआ है, उस ज़माने में तो बिल्कुल ही ये अभी भी ये चल रहा है लाइन। लेकिन देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर को इमिटेट कर लेना, हूबहू इमिटेट करना, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ आपको ज़रूरत लग रहा है वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ उसको लिमिट में उसको हटा के हम अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशन को ही पे ही चले तो बेहतर है। और गांधी जी इस बात के लिए बार बार स्ट्रेस दिए हैं उस एक्सट्रैक्ट में, उस लेसन में आपके। तो ये था जो लाइन आपने देखा था, आवर कल्चर आवर सिविलाइजेशन करके जो लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहा है वो आपको वो वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। और लेकिन आप थीम ज़रूर ऐड करेंगे, आप जो वैल्यूज़ है उस लेसन में उसको ज़रूर से ज़रूर मेंशन करेंगे। और तब उस लाइन, जो भी लाइन दिया होगा उस लाइन को पकड़ते हुए आप रिवॉल्व करेंगे उसके अराउंड विथ द थीम ऑफ द लेसन। जो लेसन का थीम होता है वो ज़रूर मेंशन करना है। और हमें देखना है कि हाँ 4 मार्क्स का है तो हमें कम से कम उसको, आपका जो एग्ज़ामिनेशन पेज होता है उसमें एक पेज तो हो ही जाता है, तो उतना लिखना है और सिंपल इंग्लिश में लिखना है, कहीं से कोई रट्टा हुआ नहीं रहेगा। तो आप अगर सिंपल लाइंस में अपने शब्दों में लिख रहे हैं तो आप फुल मार्क्स, लगभग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस लाइन को एक्सप्लेन किया गया है और ये एग्जाम्पल था आपके लिए। इसी तरह का कोई भी प्रोज पीस आएगा तो आप उसको पहचानने का, सबसे ज़्यादा पहचानने के लिए कि किस लेसन से लिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, रीडिंग लगा लेना है। तो अभी भी समय है, आप उसको पढ़ सकते हैं, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा अगर हर लेसन को बैठ के तो। और ये हमारा जो क्लास है PME विद्या पे, उसको भी अगर देख लीजिएगा तो आपको एकदम पहचानने में परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से हम लोग फिर पोइट्री का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, आइए देखते हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होता है वो भी उसमें से भी एक आपको करना होता है और कुछ लाइंस दिए होते हैं आपके पोइट्री से। और सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी लाइंस दिया होता है फ्रॉम योर प्रोज और पोएट्री, तो आपको उसका, अगर प्रोज है तो उस जो लेसन है उसका नाम और ऑथर का नाम मेंशन करना होता है। तो ये तो इसके लिए तो आपने याद कर ही रखा है क्योंकि आपको तो 10 नंबर चाहिए ही। तो उसमें से तो आप जब लिखेंगे ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3rd और 2nd जो अटेम्प्ट करेंगे, तो फर्स्ट लाइन तो आप ऑटोमेटिक ही लिख लेंगे, जो लेसन का नाम है वो और उनके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उसका नाम, या जो पोएट्री है उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा, किस पोएट्री से लिया गया है और किस पोएम से और इसके पोएट कौन है। तो इस तरह से पहचानने की बात रही। तो जिस तरह से आपको प्रोज एक बार पढ़ना है, पोएट्री को भी एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, क्योंकि आपने तो पहले पढ़ रखा है सारा। हम लोग क्लास में सारे पोएम्स को एक्सप्लेन किए हैं, सारे क्लासेस को, और ना हो तो एक बार जल्दी जल्दी जाके अपने हमारे इस चैनल पे सारे पोएम्स को एक बार देख भी लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उसमें देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मैंने कुछ लिया है ऐसे लाइंस, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस तरह के लाइंस बराबर आते हैं। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आ ही जाता है, फिर एपिटाफ से भी आ ही जाता है। तो इसलिए संभावित क्वेश्चंस जो थे मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैंने उनको ले लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो when I crumble, who will remember
दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। याद आया आपको? ये एपिटाफ का है। यस, गुड। I celebrate myself and I sing myself, and what I assume, you shall assume। ये याद आया? ये Song of Myself से लिया हुआ है। He hath no desire nor sense nor half so short away, then fear not me। ये किस पोयम का है? Sweetest love I do not go। And yet those voices, if you were not afraid, you would kill him। अब आप इसको गेस कीजिए ये किस पोयम का है। सारा पोयम्स हम कर चुके हैं, तो ये इस तरह का आपको लाइंस दिया हुआ रहेगा। पोएम्स का कुछ लाइंस निकाल के उठा के दे दिया रहेगा, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि फ्रॉम विच पोएम दीज lines have been given, and you have to explain about the poem, about the reference, in which context or in which mood the poet is writing, has written this line। और इस तरह से आपको वो थीम को लेते हुए थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन करना है, क्योंकि ये 4 नंबर का है और इसमें 4 में से एक आपको करना है, तो एक जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन ये अटेम्प्ट आप करने वाले हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको ये भी दिखाया हुआ है। चलिए लेते हैं हम लोग। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। ये किसका है? मैंने अभी भी बताया है, बस 1 मिनट पहले। बताइए। यस, वेरी गुड। देखिए किस पोएम का है ये? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जो कि वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको कैसे लाइन को स्टार्ट करना है, तो द लाइन्स आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, ये मैंने पूरा ही लाइन को लिख दिया है। आपके क्वेश्चन में वो लाइन्स को वहाँ स्टॉप कर दिया है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो हमें ये दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है ये लाइन जो है, दीज लाइन्स, लाइन को लिख के फिर लिखना है कि आर टेकन फ्रॉम वॉल्ट विटमैन्स पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब मैंने जब रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये किस पोएम से लिया हुआ है और पोएट का नाम मेंशन कर दिया, अब मुझे डायरेक्ट आ जाना है कि पोएट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों एक्सप्रेस कर रहा है। तो जैसा हमने पढ़ा है उस पोएम में, वो पोएट वो क्या करते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो खुद के लिए जीते हैं, खुद में रहते हैं। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है उस पोएम में कि जब वो पोएट लिखते थे और उनका बिल्कुल अलग तरह का लिखने का था, फ्री वर्स में लिखते थे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। वो दुनिया उनको बिल्कुल ही मतलब तवज्जो नहीं दे रही थी, वो उनके राइटिंग्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था। वो खुद में ही जीने लगे थे, खुद में जीते थे और खुद को सेलिब्रेट करते थे, अपना उत्सव मनाते थे। तो हम लिखेंगे दे एक्सप्रेस दीज लाइन्स, यहाँ दे है दीज लाइन्स के लिए। दे एक्सप्रेस द स्पीकर्स जॉयफुल सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को ही स्वीकार किया। मैं हूँ तो बस मैं हूँ, मतलब मैं खुद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए गाना गाता हूँ। एंड हिज बिलीफ इन यूनिवर्सल इक्वालिटी। और आगे का लाइन्स जो है कि एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, जो मैं सोचता हूँ खुद के बारे में, तुम भी अपने बारे में वही सोचो ना। तो यहाँ ये चीज़ है, तो पूरा यूनिवर्सल इक्वालिटी को ये एम्फेसाइज करते हैं। where the speakers being and the readers being are fundamentally connected and share the same essence। ऐसा नहीं है कि वो पोएट हैं तो बोल रहे हैं मैं तो पोएट हूँ, आप कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो, जिस कण से मैं बना हूँ उस वही तुम्हारे अंदर भी है। तो मैं और तुम बिल्कुल सेम हैं, एकदम सेम है। I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume। जो मैं assume करता हूँ अपने बारे में, तुम भी अपने बारे में वही assume करो। मैं तो खुद का गीत गाता हूँ, खुद में उत्सव मनाता हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। अंडरलाइन क्या है कि आपको दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप अगर सेल्फ कंटेंटेड हैं, अगर खुद में आप संतुष्ट हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। द स्पीकर इज़ नॉट बोस्टफुल। यहाँ स्पीकर जो है वो बोस्ट नहीं कर रहा है, एकदम अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है, लेकिन वो खुद को रिजॉयस कर रहा है, अपना उत्सव मना रहा है, अपना एग्जिस्टेंस का। तो यहाँ दिख रहा है कि कितना सेल्फ
कॉन्फिडेंस है पोएट के अंदर, हिज इंडिविजुअलिटी एंड द सिंपल एक्ट ऑफ बीइंग अलाइव। वो अपना इंडिविजुअल बीइंग जो है वो उस खुद को अपना एक पहचान दिए हुए है, और खुद वो जीवित है तो बस अपने में ही है, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, इस तरह का हमने देखा है पोएम में। इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू को मनाना, एंड कॉल फॉर अदर्स टू अप्रिशिएट देमसेल्व्स फ्रीली। और हम लोगों को भी ये सिखा रहे हैं कि तुम भी अपना अपना अप्रिशिएशन खुद करो, दुनिया नहीं है आपका बड़ाई करने वाला। ये तो आप लोग आज देख रहे होंगे, आज हम लोग मोबाइल और टीवी में ये सब देखते हैं, सोचिए कितना पहले का सोच है पोएट का कि तुम खुद को अगर अहमियत दोगे तो दुनिया तुम्हें अहमियत देगी, खुद को तुम अगर अपनी बड़ाई करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी प्रशंसा करेगी, लेकिन खुद को नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ऐसे वैसे, तो nobody is going to care for you. So celebrate yourself. The speaker asserts that his personal belief and feelings are not unique to him. और देखिए यहाँ पे ये लाइन भी है कि मैं हूँ, ऐसा अकेला हूँ ऐसा नहीं है, जो मैं हूँ वो तुम हो। पोएट का ये लाइन जो है उसको हम्बल बनाता है। What I assume you shall assume, ये उसको यहाँ उसका हम्बिलिटी दिखाता है, कितना मतलब बिल्कुल कितना हम्बल है, मॉडेस्ट है, ये भी दर्शाता है पोएट के बारे में। Instead, he invites the reader to share in these assumptions, suggesting universal human experience. For every atom belonging to me, as good belongs to you. ये कह रहे हैं कि मैं जिस कण से बना हूँ तुम भी उसी चीज़ से बनो, हम तुम अलग नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ खुद को सेलिब्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं दुनिया से अलग हूँ, नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा तुम भी हो, तुम भी सेलिब्रेट करो, तुम अपने बारे में सेलिब्रेट करो, अपने लिए, मैं अपने लिए सेलिब्रेट करता हूँ। यही कोर लाइन है। और विटमैन जो है uses the scientific concept of atom to emphasize that the most fundamental part of him are also present in the reader. यहाँ एटम का वो यूज़ करके ये दिखाते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है हमारे बॉडी में, वो जो है वो मेरा और तुम्हारा सेम है, तो वी बोथ आर सेम, वी आर नॉट डिफरेंट, सो देयर इज़ नो नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इन एनी पर्टिकुलर केस, हम सब एक जैसे ही हैं। The poem Song of Myself by Walt Whitman celebrates individual nature and deep connection with all the people. It asserts that the self is not separate but is a part of larger universal whole, and the poem uses rich imagery and free verse to explore themes of self-love, equality, spiritual freedom and interconnectedness of life and death. तो हमने देखा, हमने लिखा अभी जो पोएम का लाइन्स हमने देखा, तो पोएम तो छोटा ही है, तो पोएम का पूरा थीम को हमने मेंशन कर दिया। उसी तरह से आपको जो लाइन है पहले उसको रिकॉग्नाइज करना है और फिर पोएट का नाम लिखना है, और जो थीम है, आप इस पोएम का कोई भी लाइन रहेगा तो आप जो लाइन है उसको तो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर ही दीजिएगा, लेकिन जो थीम है वो तो पूरे पोएम का सेम रहेगा। तो आप बाकी चीज़ को जैसे है वैसे भी, अब जैसे आपने एग्जाम्पल देखा, इसमें कोई और लाइन मान लीजिए रहता तो उसको भी हम लोग सेम थी, वो बस वो लाइन है वो वर्ड टू वर्ड समझा देंगे और फिर जो थीम है वो वही लिख देंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब पोएम आप जो भी पढ़े हैं उसका जो समरी है एक बार ज़रूर दिमाग में रखें कि किस तरह से हमें लिखना है और थीम क्या है पोएम का, हर पोएम का। तो उसको आप अगर नोट डाउन कर लें तो आपको लिखते समय आसानी होगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि थीम क्या है, और मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, तो आपको ऐसे हाईलाइट आपके लिए है, आपके हेल्प के लिए, कि इस तरह से आप थीम को दिमाग में रखते हुए लिखेंगे। द पोएम बिलीव्स दैट एवरी एटम इन हिज बॉडी बिलोंग्स टू एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, सब सेम है, इक्वालिटी है, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, एंड इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो यहाँ इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का फीलिंग आ रहा है। The poem celebrates human diversity and the equality of all people. Individuality की भी यहाँ पे अहमियता है, क्योंकि वो एक as an individual he celebrates himself. While connecting everyone, it mainly celebrates the individual and promotes self-love and originality. ठीक है, हम तुम एक हैं, लेकिन मैं तो खुद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ ना, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, मुझे इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, अपना खुद के लिए प्रेम, इसको दर्शाया है पोएट ने। तो इंडिविजुअलिटी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको पोएट जो है अपने पोएम में स्ट्रेस देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
कि और एक चीज़ है जो पोएट जो है वो बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है नेचर से भी, वो ग्रास का एग्जांपल देते हैं, फिर वो एक अपने आसपास के सराउंडिंग का अपने उस पे अपना जो अपने हेल्थ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग ग्रास के बारे में, टफ टफ ग्रास, जो वो बैठ के आराम से जब आराम फरमा रहे हैं तो एक घास पे भी वो ध्यान दे रहे हैं, ये भी दिख रहा है। द पोएम सीज नेचर एज अ सिंबल ऑफ रीजनरेशन एंड कनेक्शन और यूजिंग ग्रास एज अ यूनिफाइंग एलिमेंट दैट ग्रोज एवरीवेयर। और ग्रास जो है वो हर जगह उगता है, हर किसी के पहुंच के अंदर है। तो यहाँ भी वो दिख रहा है कि जैसा जिस तरह ग्रास मेरे लिए रीचेबल है, तुम्हारे लिए भी रीचेबल है, यहाँ भी सेंस ऑफ इक्वालिटी इज एम्बाइब्ड इन दीज लाइन्स ऑल्सो। तो ये है कि किस तरह से आप सिंपल लिखते हुए, सिंपल लाइन्स में लिखते हुए अपना जो है फीलिंग जो है, अपना जो विचार है वो आप उसमें लिख दें, और अपना कुछ अलग से थ्रस्ट नहीं करना है उसमें, बस जो आप पढ़े हैं और जो थीम है पोएम का उसको पकड़े हुए रहें, और लाइन जो भी आपको मिले उस लाइन का मीनिंग समझ के और लाइन को एक्सप्लेन करते हुए जो पूरा पोएम का जो थीम है, पूरा पोएम का जो टोन है, पोएट किस तरह से और किस भाव में लिखना चाहता है, ये भी मेंशन करें। तो इस तरह से आप आराम से अपना मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह आपका जो सेकंड थर्ड जो है, जिसमें आपको प्रोज और पोएट्री को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो इसमें आप डीरेल ना हो, जो लाइंस है उसको पकड़ते हो, क्योंकि लेसन कभी कभी कोई लेसन बहुत लंबा है तो हम पूरे लेसन को नहीं लिखेंगे, लेकिन जो मेन थीम है, जो मेन आइडिया है ऑफ द लेसन और ऑफ द पोएट्री, तो उसको पकड़े हुए रहें और लाइन को जो एक्सप्लेन करते हुए हम अपना आंसर दे दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और एग्जामिनेशन टिप्स के साथ। तब तक के लिए कीप राइटिंग एंड कीप रीडिंग। थैंक यू।